नेफ्रॉन की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। और आंतरिक संरचना की जब बात करते हैं तो नेफ्रॉन के मुख्य दो भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है मेलपिगियन कोष और दूसरा है स्ट्रामी नलिका। मेलपिगियन कोष संरचना की ये जो गोल सा प्याला नुमा संरचना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेलपिगियन कोष कहते हैं। समझ में आई बात? कह रहा है कि मेलपिगियन कोष का जो बाहरी आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, बोमिन कैप्सूल कहते हैं। एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें धमनी और सिरा होती हैं, जिसे हम कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। समझ में आई बात? एक बात जान लीजिए कि रीनल धमनी के द्वारा ब्लड आता है बोमिन कैप्सूल के अंदर और रीनल सिरा के द्वारा छन करके बाहर चला जाता है। यानी इसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल छनते हैं सब इस वाहिनी के द्वारा आते हैं। किसमें आते हैं? सबसे पहले पीसीटी में, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका। और समीपस्थ कुंडलित नलिका से होकर के नीचे एक यू आकार की नली होती है जिसे कहते हैं हेडले का लूप या लूप ऑफ हेडले। और इससे होते होते चला जाता है कि इसमें डीसीटी में दूरस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका से होकर के और एक मोटी सी नली होती है जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, संग्रह नलिका कहते हैं, तो संग्रह नलिका में चला जाता है। अब एक बात ध्यान देंगे, इस तरह की बहुत सारी संरचनाएं बनी हुई हैं। इन सभी संरचनाओं में अलग अलग नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। जैसे एक नेफ्रॉन आपके यहाँ ऐड होगा, एक नेफ्रॉन यहाँ पे ऐड होगा, एक नेफ्रॉन अलग है, एक नेफ्रॉन इधर भी अलग नेफ्रॉन होंगे, इधर भी अलग नेफ्रॉन होंगे। और सभी नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करके जो यूरिन होगा इसी संग्रह नलिका में ले आकर के स्टोर करेंगे और यह संग्रह नलिका यूरिनरी ट्रैक के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, यानी मूत्र नलिका के द्वारा होकर के मूत्राशय में चला जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, 10th के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और 11th बायोलॉजी में भी हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस संरचना को बना लेंगे, नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। समझ में आई बात? ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आया? क्लियर?